गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान का दूसरा पाठ कार्य और ऊर्जा का यह दूसरा पार्ट का वीडियो बना रहे हैं। पहले वाले पार्ट में हमने कार्य से संबंधित जानकारी हासिल की। इस वाले पार्ट में हम ऊर्जा संबंधी बातें करेंगे। ऊर्जा ऐसा क्यों होता है? पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है, पौधा लगाया हुआ गमला अंधेरे में रखने पर वह मुरझा जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो आप जानते हैं कि पौधा जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करता है। तो अंधेरे में सूर्य प्रकाश न मिल पाने के कारण वह भोजन की निर्मित नहीं कर पाता और उसमें जो संचित ऊर्जा होती है, जब तक उसका उपयोग करता है तब तक वह जीवित रहता है, उसके बाद वह मुरझाने लगता है। घर में टेप या टीवी की आवाज़ अत्यधिक बढ़ने पर घर के बर्तन हिलने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? यह आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसा होता है। कारण ध्वनि के कारण, ध्वनि का अत्यधिक आवाज़ के कारण होता है। अगर इसका एक और एग्जांपल है, जैसे कोई डेक चालू है, अगर आप उसके बाहर आप हाथ लगाएंगे तो आपको आवाज़ का कंपन आपको समझ में आएगा, कंपन सुना मतलब का एहसास होगा। सूर्य प्रकाश में पकड़े हुए उत्तल लेंस की सहायता से कागज़ पर प्रकाश एकत्र करने पर कागज़ जलता है। तो उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को एक जगह पर केंद्रित करता है। केंद्रित होने के कारण वहाँ पर प्रकाश का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? कागज़ जलने लगता है। पदार्थ में समाविष्ट कार्य करने की क्षमता को उस पदार्थ की ऊर्जा कहते हैं। पदार्थ में कार्य करने की क्षमता को उस पदार्थ की ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यही कारण है कि कार्य और ऊर्जा की इकाई जो है वह समान होती है। कार्य ऊर्जा की इकाई समान होती है। ऐसा प्रणाली में इसकी इकाई जूल है, जबकि सीजीएस प्रणाली में इसकी इकाई अर्ग है। ऊर्जा विभिन्न रूपों में पाई जाती है, जैसे यांत्रिक, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत चुंबकीय, रासायनिक, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। इनका आपने अध्ययन किया है। इस प्रकरण में हम यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो इन्हीं दोनों का हम यहाँ पर इस क्लास में, इस प्रकरण में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, क्या घटित होता है बताइए। 3 एग्जाम्पल दिया गया है, आपने भी इसका अनुभव किया होगा। क्या होता है इसके बारे में आपको भी विचार करना है। पहला, गतिशील गेंद स्टंप पर टकराए। जब तेज़ गति की गेंद आकर स्टंप पे, आपने क्रिकेट का खेल खेला ही होगा, जब बॉल तेज़ गति से आता है और वह जाके स्टंप पे जब लगेगा तो स्टंप क्या होता है? स्टंप ज़मीन से उखड़ जाता है। कैरम के स्ट्राइकर से गोटी को मारा जाए, कैरम के स्ट्राइकर से जब गोटी को मारते हैं तो स्ट्राइकर जो है गोटी पे लगेगा और गोटी जो होगा वह गतिशील हो जाता है, अर्थात वह दूर चला जाता है। कंचे खेलते समय कंचे पर टकराए, कंचे में भी वही होता है। जब कंचा कंचे से टकराता है तो टकराने के बाद जो कंचा से जब टकराता है तो वह जो कंचा होता है वह क्या होता है? गतिशील हो जाता है। तो इन उदाहरणों में हमने क्या देखा? इन उदाहरणों में हमने यह देखा कि किसी पिंड की गतिशीलता के कारण जब वह किसी स्थिर पिंड से टकराता है तो वह क्या हो जाता है? गतिशील हो जाता है। उपयुक्त उदाहरणों द्वारा हमें स्पष्ट होता है कि गतिशील पिंड स्थिर पिंड से टकराने पर स्थिर पिंड गतिशील हो जाता है। पदार्थ की, ये हो गई परिभाषा, पदार्थ की गतिशील अवस्था के कारण पदार्थ को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। पदार्थ की गतिशील अवस्था के कारण पदार्थ को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी बल द्वारा किसी पिंड को यस दूरी से विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य उस पिंड द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा ही होती है। इसलिए गतिज ऊर्जा बराबर है कार्य। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, इसे के द्वारा दर्शाया गया है। कार्य का फार्मूला आपको मालूम था, शक्ति गुणे विस्थापन, ठीक है। तो F गुणे यस, बल गुणे शक्ति नहीं है, बल बोल सकते हैं, बल गुणे विस्थापन। तो बल है आपका F गुणे यस।
अब गतिज ऊर्जा का समीकरण इसे देखते हैं कैसे होगा। गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है वह यहाँ पे आप देखिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। हाँ, द्रव्यमान गुणे यह जो वेग है, वेग का वर्ग होता है। तो कैसे प्राप्त हुआ है उसके बारे में पहले देखते हैं। गतिज ऊर्जा का समीकरण, माना यम द्रव्यमान का एक पिंड स्थिर अवस्था में है, बल लगाने पर वह गतिशील हुआ, उसका प्रारंभिक वेग 0 है। मतलब कोई पिंड है, स्थिर है, स्थिर अवस्था में है, तो इस वक्त स्थिर, जैसे ये पेन है, पेन इस वक्त स्थिर अवस्था पे है, बाहर से अगर बल लगाया जाएगा तो पेन को क्या मिलेगा, गतिशील। तो प्रारंभिक वेग अगर बात करेंगे u, वह क्या होगा, 0 होगा। उस पिंड पर बल F लगाने से उसमें a त्वरण निर्मित हुआ और समय t के पश्चात उसका अंतिम वेग v होगा। अंतिम वेग को v से बताया गया है। इस समयावधि में उसका होने वाला विस्थापन यश है। अतः पिंड द्वारा किया गया कार्य W गुणे F गुणे यश, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन F गुणे यश। तो न्यूटन के दूसरे नियमानुसार F बल जो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, m गुणे a, जो कि पहले चैप्टर में हमने देखा है। यश, ठीक है, ये न्यूटन के दूसरे नियमानुसार, मतलब F बराबर m गुणे a, इसलिए गति संबंधी दूसरे समीकरण का हम उपयोग करेंगे। न्यूटन के गति संबंधी दूसरे समीकरण का उपयोग करेंगे। तो दूसरा जो समीकरण है यश बराबर ut प्लस हाफ at², ठीक है। तो न्यूटन के दूसरे नियम, गति संबंधी दूसरे नियम का प्रयोग करके हम देखेंगे। तो यश बराबर विस्थापन बराबर u गुणे t प्लस हाफ at², परंतु प्रारंभिक वेग 0 होने के कारण u क्या है, 0। तो 0 हुआ तो 0 गुणे t हुआ तो वो क्या हो गया, 0। तो यश बराबर हाफ at² मिल गया हमें। तो w, ये जो यश का मान है वह कहाँ रखेंगे हम, वो हम रखते हैं 1 और 2 में। 1 और 2 को अगर मिलाते हैं तो f बराबर है यमे, और यश का मान आया हाफ at², w बराबर f गुणे यश, तो वही यहाँ पे रखेंगे। तो w बराबर f के जगह हो गया यमे और यश के जगह हुआ हाफ at², इसे रख लिया। कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर a और a, तो a² हो गया, इसलिए ब्रैकेट में at² रखा गया है। हाफ m इंटू at² हुआ। न्यूटन के गति संबंधी पहले नियम से, पहला नियम v बराबर u प्लस at है। चूँकि प्रारंभिक वेग 0 है तो यहाँ पे भी 0 हुआ। v बराबर क्या मिल गया अपने को, हमें मिला at। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो v² बराबर at²। तो जरा देखिए ये at², तो यहाँ पे भी at² है, तो at² की जगह पे मैं v² लिख सकता हूँ। तो w बराबर हाफ mv², ये हमें प्राप्त हुआ। तो पिंड द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा उस पिंड पर किया गया कार्य होता है। तो गतिज ऊर्जा बराबर कार्य, इसलिए गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv², यह सूत्र हमें प्राप्त होता है। एक उदाहरण है, 250 ग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 2 मीटर पर सेकंड वेग से ऊंचाई से गिरता है तो उसे कितनी गतिज ऊर्जा मिलेगी। तो यम क्या है, द्रव्यमान है, यम बराबर 250 ग्राम हो गया। तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, रूपांतरण करेंगे किस में, किलोग्राम में। तो बटे में 1000 से गुणा करेंगे तो वह मिलेगा कि ना 0.25 किलोग्राम। v जो वेग है 2 गुणे m मीटर पर सेकेंड है, तो सूत्र में वैल्यू रखेंगे और जब इसे गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 0.5 जूल काइनेटिक गतिज ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। थोड़ा सोचिए, किसी गतिशील पिंड का द्रव्यमान 2 गुना करने पर उस पिंड की गतिज ऊर्जा कितने गुना होगी। तो इसे देखने के लिए हम लोग देखते हैं कॉपी में। जैसे कहा गया है किसी पिंड का द्रव्यमान है, ये पहला m1 ले लेता हूँ, बाद में इसे 2 तो ये जो है m1, ये पहला है, पहले, और ये है दूसरा। तो m1 है पहले का
और m1 से क्या हो गया 2 इंटू m1 हो गया, मतलब क्या किया गया, दुगना मैंने कर दिया है। तो अगर k1 की मैं बात करूँ, ke1 की अगर मैं बात करूँ, हाफ m v स्क्वायर होता है, ये है सूत्र। तो 1 है तो यहाँ पे m1 ले लेते हैं, ठीक है, और v तो दोनों का समान है। अब क्या कहा गया, ये कंडीशन है कि पहले m1 था, अब उसका क्या किया, द्रव्यमान को दुगना कर दिया गया है, मतलब ke2 जो होगा हाफ इंटू, तो यहाँ पे हम लोग 2 इंटू m1 इंटू वी स्क्वायर ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब ke1 ke2 हाफ m1 इंटू वी स्क्वायर हाफ 2m1 इंटू वी स्क्वायर हुआ, हाफ से ये हाफ गया, v1 इससे ये गया, ठीक है। तो ये भी गया, तो क्या मिल गया हमें, ke1 अपॉन ke2 बराबर 1/2, तिरिया गुणा कर लेते हैं। तो ke2 गुणे 1 2 इंटू ke1 ये मिला हमें, ठीक है। तो इसका मतलब ke2 बराबर 2 इंटू ke1। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर द्रव्यमान पहले जो m1 था, अगर उसको दुगना कर दिया जाए तो जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाती है। तो ये था पूरा डिस्क्रिप्शन, देख लीजिए, ठीक है। तो इसका है, बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन था, किसी गतिशील पिंड का द्रव्यमान 2 गुना करने पर उस पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाती है। तो कैसे हुआ उसे हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। अब यांत्रिक ऊर्जा का जो दूसरा पार्ट है स्थितिज ऊर्जा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आओ करके देखें। खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ा, खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ा गया है। दूसरा एग्जाम्पल है, ऊंचाई पर रखा गया पानी नीचे वाले नल में अपने आप आता है। ऊंचाई पर रखा हुआ पानी नीचे वाले नल में अपने आप आता है। तीसरा, दबाई गई कमानी से को छोड़ा, दबाई गई कमानी को छोड़ा। उपयुक्त उदाहरणों में स्थित दर्शाने वाले शब्द की अगर मैं बात करूं तो खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ा गया है, तो यहाँ पर खींचा हुआ है वह शब्द, हाँ, स्थिति जो है खींचा हुआ है। ऊंचाई पर रखा हुआ पानी वाले पीने नीचे वाले नल में अपने आप आता है, तो यहाँ पर जो है शब्द स्थिति वह ऊंचाई पर है। और दबाई गई कमानी को छोड़ा गया है, तो यहाँ पर जो स्थिति है वह दबाई गई है, ठीक है, वह दबाई गई है। तो इन क्रियाओं में पिंड गतिशील होने के लिए आवश्यक ऊर्जा कहाँ से आई। तो आप देख सकते हो जो स्थिति है, स्थिति के कारण यह ऊर्जा मिली है। यदि पिंड को उस स्थिति में लाया ही नहीं जाता तो क्या वे गतिशील होती, बिल्कुल नहीं। तो यह जो परिभाषा आई निकल के, पृथ्वी की विशिष्ट स्थिति के कारण या स्थान के कारण उसमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है या समाविष्ट होती है, उसे उस पिंड की हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पिंड पदार्थ की विशिष्ट स्थिति के कारण या स्थान के कारण उसमें जो ऊर्जा समाविष्ट होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे एक खड़िया को जमीन से लगभग 5 सेमी की ऊंचाई पर पकड़िए और छोड़ दीजिए। अब सीधे खड़े रहकर उस खड़िया को छोड़ दीजिए। दोनों समय के प्रेक्षणों में कौन सा अंतर आपको दिखाई देगा। तो अगर हम बात करें, जब 5 सेमी की ऊंचाई से अगर आप छोड़ोगे 5 सेमी की, तो ज़मीन से 5 सेमी की, तो क्या होगा, जो चौक का टुकड़ा है, खड़िया जो है, वह बहुत कम समय में नीचे आ जाएगा। और सीधे खड़े होकर, मतलब अपनी हाइट के मतलब जितनी आपकी ऊंचाई है वहाँ से अगर रख के आप खड़िया छोड़ते हो, तो खड़िया गिरते समय थोड़ा पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। टुकड़े का जो वेग है वह और तेज गति से नीचे की ओर आता हुआ दिखाई देगा।
दोनों समय के प्रेक्षणों में कौन सा अंतर दिखाई देता है और क्यों? तो अंतर जो है चौक के टुकड़े की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। जमीन की सतह से चौक के टुकड़े को जितनी ऊंचाई तक ले जाएंगे उसी प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी, फलस्वरूप अंतिम गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। कहने का तात्पर्य यह हुआ, प्रेक्षण से यही मिला कि जो स्थिति है, स्थिति के हिसाब से उसके वेग में जो होगा परिवर्तन नजर आएगा। ठीक है। गतिज स्थितिज ऊर्जा का समीकरण, यम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी के पृष्ठभाग से यच ऊंचाई पर ले जाने के बाद mg बल का उपयोग गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में करना पड़ता है। तो सही, कोई पिंड है अगर जमीन से ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में कार्य होगा। इस समय किया गया कार्य निम्नानुसार ज्ञात किया जाता है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन है, तो कार्य W बल F के जगह पे m गुणे g, विस्थापन है h, विस्थापन को ये ऊंचाई है, इस ऊंचाई को विस्थापन लिया गया है, तो W बराबर mgh। तो ये सूत्र हमें प्राप्त हुआ। विस्थापन के कारण पिंड में समाविष्ट स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, P बराबर mgh। तो विस्थापन के कारण स्थितिज ऊर्जा mgh पिंड में समाविष्ट होती है। एक एग्जाम्पल है, उदाहरण 10 मीटर ऊंची इमारत की टंकी में 500 किलोग्राम द्रव्यमान का पानी संचित किया गया, तो पानी में समाविष्ट स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो ऊंचाई है h 10 मीटर है, द्रव्यमान है 500 किलोग्राम, हाँ, ऊंचाई पर है g गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसका g का मान है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्थितिज ऊर्जा है m गुणे g गुणे h, सूत्र हुआ। वैल्यू रखेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो आपका जो आएगा 49,000 जूल, ये मिला हमें। आगे एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, एक प्रयोग है, समझ लीजिए एक तरह से। अजय और अतुल टेबल पर रखी यम द्रव्यमान की गेंद की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने को कहा गया। उनके उत्तर क्या आए होंगे, वे अलग होंगे क्या? इस आधार पर आप किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे? तो यहाँ पे डायग्राम द्वारा बताया गया है, अतुल है, ये अजय है। हाँ, अतुल की अगर ऊंचाई बात करें, यहाँ पे है अजय, ये खड़ा है, लेकिन अगर ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो अतुल का h2 माना गया है, सॉरी, अजय का जो है वह यहाँ से लेकर यहाँ तक वो वस्तु है, तो ये पूरी ऊंचाई हो गई। यहाँ से यहाँ तक जो है वह अतुल की ऊंचाई बोला गया है। तो अजय और अतुल दोनों की ऊंचाई अगर बात करेंगे तो h1 है। स्थितिज ऊर्जा सापेक्ष होती है, अजय के सापेक्ष गेंद की ऊंचाई, अतुल के सापेक्ष गेंद की ऊंचाई अलग अलग है। आप देख सकते हो, सापेक्ष होती है, मतलब अतुल यहाँ पे है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अतुल के सापेक्ष ऊंचाई जो होगी h1 है, जबकि अजय यहाँ खड़ा है तो अजय के सापेक्ष जो ऊंचाई होगी ये, तो h1 माइनस h2, h1 माइनस h2 करेंगे तो यह इसकी ऊंचाई होगी। इसलिए अजय और अतुल के सापेक्ष गेंद की स्थितिज ऊर्जा भी अलग अलग आएगी। आगे देखते हैं ऊर्जा रूपांतरण। ऊर्जा के विविध प्रकार कौन से हैं? नीचे दी गई प्रक्रियाओं में कौन से प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया गया है? तो आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे। पहला, खिंचा हुआ रबर का टुकड़ा है तो यहाँ पे गति स्थितिज ऊर्जा होगी क्योंकि खिंचा हुआ है। वेग से जाने वाला मोटर है, गतिशील है तो गतिज ऊर्जा है। वाष्प के कारण बजने वाली कुकर की सीटी की अगर बात करें तो यहाँ पे वाष्पीय ऊर्जा है। दिवाली में बजने वाला पटाखा रासायनिक ऊर्जा है। विद्युत पर चलने वाला पंखा विद्युतीय ऊर्जा। चुंबक का उपयोग करके कचरे से लोहे को बाहर निकालना चुंबकीय ऊर्जा। जोर से आवाज़ होने के कारण खिड़कियों के कांच का फूटना, ये है ध्वनि ऊर्जा है। तो ऊर्जा का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में रूपांतरण किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर दिवाली में पटाखे फोड़ने से उनकी रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि, प्रकाश और ऊष्मीय, इन तीनों ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। तो यहाँ पे डायग्राम है, आप देख सकते हैं विद्युतीय ऊर्जा,
इंजन, पंखा, यांत्रिक ऊर्जा ये है जनित्र, विद्युत का। यहाँ पे देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार ऊर्जा का रूपांतरण डायग्राम की सहायता से बताया गया है। अब आगे देखते हैं ऊर्जा की अविनाशिता का नियम। ऊर्जा की अविनाशिता का क्या नियम है, देखिए। ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है, न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। उसे एक प्रकार से दूसरे प्रकार में रूपांतरित किया जा सकता है। तथापि विश्व की संपूर्ण ऊर्जा सदैव अक्षय होती है। ठीक है, तो ये ऊर्जा अविनाशिता का नियम है कि ऊर्जा का न तो निर्माण संभव है, न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण किया जा सकता है और विश्व की संपूर्ण ऊर्जा सदैव अक्षय होती है। यहाँ पर प्रयोग करके बताया गया, धागा और नट बोल्ट लेकर समान ऊंचाई वाले दो लोलक तैयार किए गए हैं। एक धागा आधारक से क्षैतिज के समांतर बांधे, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। संयुक्त लोलक बनाया गया है, धागा है, धागे द्वारा दो नट को बांध दिया गया है। क्या होता है, तैयार किए गए दोनों लोलक को क्षैतिज के समांतर धागे से इस प्रकार बांधे कि वे पर्याप्त रूप से दोलन करते समय एक दूसरे से न टकराएं। दोनों लोलकों की ऊंचाई समान रखें। अब एक लोलक को दोलित करें, थोड़ी देर के बाद क्या निरीक्षण करें क्या होगा। एक को अगर हम यहाँ से मतलब थोड़ी दूर ले जाकर छोड़ेंगे, उसके बाद क्या होगा आप देखेंगे, धीरे 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 ये जो दूसरा वाला होगा वह भी अपने आप क्या होगा, गतिशील होने लगेगा। उपयुक्त कृति का निरीक्षण करते हुए दिखाई देता है कि पहले लोलक की दोलन की गति कम होती है, उसी समय स्थिर लोलक धीरे धीरे गतिशील होता है। अर्थात एक लोलक की ऊर्जा दूसरे लोलक की ऊर्जा को प्राप्त हो जाती है। अगला टॉपिक है मुक्त पतन। इसके बारे में देखते हैं। किसी पिंड को ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ने पर उस पिंड पर क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह पृथ्वी की ओर खींचा जाता है। ऊंचाई से छोड़े गए किसी पिंड की केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आने की क्रिया को हम मुक्त पतन कहते हैं। ये हो गई परिभाषा। अगर कोई भी, जैसे ये ज़मीन है, यहाँ से ये ऊपर लेके गए, वहाँ से अगर हमने उस पिंड को छोड़ा तो वह सीधे नीचे की ओर आएगा, वह सीधे नीचे की ओर आएगा, कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह होता है। तो ऊंचाई से छोड़े गए किसी पिंड की केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आने की क्रिया को हम मुक्त पतन कहते हैं। यम द्रव्यमान का पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यच ऊंचाई से नीचे आते समय उसकी अलग अलग ऊंचाइयों पर गतिज और स्थितिज ऊर्जा देखेंगे। तो यहाँ पर एक डायग्राम है, बनाया गया है। यहाँ पर ए, यहाँ पर वह पिंड ऊंचाई पर ले गया, फिर यहाँ पर बी, यहाँ पर आके उसे रोका गया, फिर वहाँ से सी यहाँ ज़मीन तक गया है। तो ये तीन जगह है, तीनों जगहों पर क्या स्थिति है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का हम यहाँ पर तुलना करेंगे और मुक्त पतन को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आकृति में दिखाए अनुसार माना बिंदु ए जमीन से यच ऊंचाई पर है। यहाँ पर ए है, जमीन से यच ऊंचाई, यच यहाँ पे लिखा हुआ है, यच ऊंचाई पर उसे ले गए हैं। यम द्रव्यमान वाला पिंड बिंदु ए से बी तक आया तो वह यक्स दूरी तक जाता है। ए से बी तक गया है तो उसको दूरी लिया गया यक्स। बिंदु सी जमीन पर है, ए जी सी यहाँ नीचे सी है, वह जमीन पर बनाया गया है। तो पिंड जो है वह तीन जगह से ए, बी और सी पर से होकर जाएगा। ठीक है, तो अब एक एक करके स्थिति देखते हैं। पहला स्थिति है पिंड बिंदु ए के पास रखने पर उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। गतिज ऊर्जा हाफ द्रव्यमान गुणे वेग mu²। तो u चूँकि वहाँ पर क्या है वह स्थिर है तो वह 0 होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुई 0। अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो m गुणे g गुणे h स्थितिज ऊर्जा है वहाँ पर। ठीक है, तो कुल ऊर्जा की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस mgh, तो कुल ऊर्जा जो होगी mgh हमें प्राप्त होती है। यह पहली स्थिति है। अब दूसरी स्थिति में क्या किया गया है कि पिंड को ए स्थान से छोड़ा गया है बी तक के लिए। ठीक है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। पिंड बिंदु बी पास
रहने पर पिंड x दूरी तय करके बिंदु B के पास आता है, तब उसका माना उसका वेग vb है। तो u आरंभिक 0 है, विस्थापन हुआ, उसकी ऊंचाई x लिया गया है, तो s बराबर x, a गुरुत्वाकर्षण बल है g, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यह गति संबंधित नियम है। तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग 0 था, तो यहाँ 0 रखें, a के जगह पर g, s के जगह पर x, v स्क्वायर बराबर 2gx, यह मिला। तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा जो है हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पर इसका वैल्यू रखेंगे 2gx, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 से 2 कट गया, तो क्या मिल गया mgx। काइनेटिक एनर्जी क्या मिल गई mgx। स्थान b पर पिंड की जमीन से ऊंचाई h माइनस x है, बराबर ना। यहाँ पर अगर ऊंचाई की मैं बात करूँ, जमीन से b की ऊंचाई अगर बात करूँ तो h माइनस x होगी। तो PE बराबर mg गुणे h माइनस x। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ब्रैकेट ओपन करेंगे mgh माइनस mgx। तो कुल एनर्जी की अगर बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, तो यहाँ पे ये mgx और ये है निगेटिव, ये कट हो गया, तो फिर से क्या मिला हमें mgh, ये प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों ही प्रकार की मिलेगी, क्योंकि ए स्थान से बी स्थान तक जाने में गतिज ऊर्जा, फिर यहाँ पर रुकी है तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा, मतलब यहाँ पे दोनों प्रकार की ऊर्जा देखने को मिलेगी। जब वहाँ पे हम दोनों का टोटल करेंगे तो पुनः हमें mgh ही प्राप्त होता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति क्या है कि बी स्थान से वस्तु को जमीन के लिए छोड़ दिया गया है, तो पिंड बिंदु C के पास रखने पर अर्थात जमीन पर पहुँचने पर वेग vc है, तो प्रारंभिक वेग 0 है। इस बार जो हाइट s बराबर h, a बराबर g, ठीक है, मतलब a से अगर c के लिए डायरेक्ट अगर छोड़ा जाए तब के लिए है, तो s बराबर h लिया गया है। तो तीसरे नियमानुसार जो है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर u 0 है, 2gh हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें हाफ mv स्क्वायर, तो यहाँ पर 2gh रखेंगे, तो 2 से 2 गया, mgh मिला। अब बिंदु C पर पिंड जमीन से ऊंचाई 0 हो गई है, मतलब स्थितिज ऊर्जा जो है वह क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि h जो है वो 0 है। टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो यहाँ पे mgh मिला। तो क्या देखने मिला, पहले वाली स्थिति में mgh, दूसरे में mgh और तीसरे में mgh, मतलब मिला समीकरण 1, 2 और 3 से A, B और C बिंदु के पास कुल ऊर्जा जो थी वह स्थिर है। हालांकि स्थिति से गतिज में परिवर्तित हुआ, गतिज से पुनः स्थितिज में परिवर्तित हुआ, लेकिन ऊर्जा की बात करेंगे तो तीनों ही स्थानों पर हमें स्थिर ही प्राप्त होती है। आगे देखते हैं, अर्थात कोई भी पिंड ऊंचाई पर स्थित होने पर उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। पिंड के नीचे गिरते समय उसकी स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता है। जमीन पर गिरते समय संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है, परंतु किसी भी स्थिति में कुल ऊर्जा ऊंचाई की स्थितिज ऊर्जा के ही जितनी होती है। ठीक है, तो तीनों स्थिति में यहाँ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा प्लस काइनेटिक ऊर्जा, पहले स्थान की बात किया गया है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी mgh मिला, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे 0 था, ये मिला। दूसरे वाले में mgh पोटेंशियल, काइनेटिक में ये है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो mgh मिलेगा। और लास्ट वाले स्थिति में हाइट क्या है, कम 0 थी। ठीक है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी आपका mgh प्राप्त हुआ, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा जो है वो 0, तो mgh, ये तीनों ही क्या हुए, एक ही प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब है कि A, B और C बिंदु के पास कुल ऊर्जा जो थी वह स्थिर थी। अगला चलते हैं शक्ति। शक्ति के बारे में बात करते हैं। आप जिस गति से एक विचार करें और बताएं, उसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन है,
आप जिस गति से सीढ़ियों पर चढ़कर जा सकते हैं, क्या उसी गति से आपके पिताजी सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं। हाँ, छत पर रखी पानी की बाल्टी आप बाल्टी से भरेंगे या मोटर की सहायता से? तो ऑब्वियस है मोटर की सहायता से जल्दी होगा। राजश्री, यश और रणजीत को एक छोटी सी पहाड़ी पर जाना है। राजश्री मोटर से, यश साइकिल से, रणजीत पैदल गया। जाने के लिए सभी ने एक ही मार्ग चुना, तो कौन पहले पहुंचेगा? तो सीधी सी बात है, राजश्री मोटर से गई है। मोटर की शक्ति ज़्यादा होने के कारण मोटर से मतलब राजश्री पहले पहुंचेगी और आखिरी में रणजीत पहुंचेगा क्योंकि वह पैदल जा रहा है। तो ये उपयुक्त जो तीनों उदाहरण थे, उदाहरणों का अगर हम उदाहरणों का विचार करेंगे तो प्रत्येक उदाहरण में किया गया कार्य समान है, परंतु वह कार्य करने के लिए प्रत्येक को अथवा प्रत्येक पद्धति में लगने वाला समय क्या था? भिन्न भिन्न था। समय जो था वह भिन्न भिन्न था। कार्य सभी ने वही किया है लेकिन समय भिन्न भिन्न था, और कार्य शीघ्र या मंद होने के कारण शक्ति द्वारा व्यक्त किया जाता है। कार्य की शीघ्रता या कम गति से वह शक्ति के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसलिए जो परिभाषा आई कार्य करने की दर को ही हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। माना W कार्य T समय में होता है तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय, P बराबर W बटे T, पावर वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो कार्य की SI इकाई जूल है, इसलिए शक्ति की SI इकाई जूल पर सेकेंड होगा। समय जो होता है यस है और इसकी है जूल, तो जूल पर सेकेंड, जिसे कि हम वाट कहते हैं। वाट भी कह सकते हैं। तो 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। औद्योगिक क्षेत्र में शक्ति को नापने के लिए अश्व शक्ति इकाई का प्रचलित है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। ठीक है, 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। व्यावहारिक उपयोग के लिए ऊर्जा की इकाई किलोवाट में व्यक्त करते हैं। 1 किलोवाट शक्ति अर्थात 1000 जूल प्रति सेकंड की दर से किया गया कार्य। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। तो 1 किलो को 1000 वाट, घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 सेकंड, गुणा करेंगे तो इतना जूल आएगा। तो 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो गया। हाँ, इसे दशमलव में रखेंगे और इसे 10 के घात में रखेंगे तो 3.6 इंटू 10 जूल, 10 घाते 6 जूल मिलेगा। घरेलू कार्य के लिए उपयोग में आने वाले विद्युत भी किलोवाट आवर में मापी जाती है। 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट। जो आपका इलेक्ट्रिक बिल आता है वह यूनिट में ही होता है। तो आप देख सकते हैं 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है। इसी के वैज्ञानिक की बात कर लेते हैं। स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक जेम्स वाट हैं, ने भाप के इंजन की खोज की। इस खोज के कारण औद्योगिक क्रांति हुई। जेम्स वाट के सम्मान में शक्ति की इकाई को वाट नाम दिया गया है। अश्व शक्ति शब्द का उपयोग सर्वप्रथम जेम्स वाट ने ही किया था। अब थोड़ा सा इससे संबंधित सवाल है, देख लेते हैं। स्वराली को 20 किलो वजन की एक बैग 5 मीटर ऊंचाई पर ले जाने के लिए 40 सेकंड लगते हैं, तो उसकी शक्ति कितनी होगी? तो यम जो द्रव्यमान है, यम बराबर 20 kg, ऊंचाई है 5 मीटर, समय है 40 सेकंड। स्वराली द्वारा लगाया गया बल बराबर यम गुणे जी हो गए। यहाँ पे द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण है तो जी, तो 20 गुणे 9.8, तो इतना 196 न्यूटन मिलेगा। स्वराली द्वारा 5 मीटर ऊंचाई तक बैग उठाने के लिए किया गया कार्य, तो शक्ति हो गई है 196। W बराबर कार्य की बात हो रही है तो W बराबर F गुणे यस, तो 196 आया है। यस जो है आपका विस्थापन जो ऊंचाई है वो 5 है, गुणा करेंगे तो इतना जूल। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, तो कार्य हुआ है 980 जूल। ठीक है, समय जो है 40 सेकंड लगा है, तो 980 बटे 40, तो इसे करेंगे तो आएगा 24.5 वाट। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल है 25 वाट का एक बल्ब हर दिन 10 घंटे तक उपयोग में लाया गया, तो एक दिन में कितनी विद्युत का उपयोग किया गया?
तो शक्ति कितनी है 25 वाट को हम कन्वर्ट करेंगे, 25 वाट शक्ति है उसको कन्वर्ट करेंगे किलो वाट में तो 0.025 मतलब अपॉन में 1000 एक बटे में 1000 से भाग देंगे तो ये चीज़ हमें मिल जाएगा। ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय होता है, तो शक्ति आपकी इतनी है, समय है 10, ऊर्जा होगी 0.25 किलो वाट आवर। ठीक है, इस प्रकार से हमारा यह जो चैप्टर है नंबर 2 वह विज्ञान का वह पूरा हुआ। धन्यवाद।